बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप जानना चाहते हैं कि सुपर पावर को किस तरह ललकारा जाता है। तारीख में हमने बड़े मनाजिर देखे होंगे, जिस तरह यमन ने आज अमेरिका पर मिसाइल फायर किए हैं, अमेरिका के जहाज़ों को मारा है। उससे पहले उन्होंने एक वीडियो पैगाम नहीं, ऑडियो पैगाम के अंदर वार्निंग दी। आप ज़रा सुनिए ये 30 सेकंड का क्लिप, फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि अमेरिका को मारने से पहले उन्होंने पैगाम क्या दिया था और अब उनकी चीखें कैसे निकल रही हैं और अब लड़ाई किस लेवल पर जाने वाली। जरा आप ये क्लिप देखिए और सुनिए वो क्या कह रहे हैं। CGM agreed on. This is your naval force fully neutralized. Captain, you are not allowed to proceed via the Red Sea. For your safety, you have to come back. For your safety and your crew and ship's safety, you have to come back. Don't proceed via the Red Sea. Otherwise, you will bear a responsibility. I repeat, you have to come back. You aren't allowed to proceed via the Red Sea. Otherwise, you will bear a responsibility. आपने सुना। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि उन्होंने मिसाइल मारने से पहले अमरीकियों को कहा कि हम आपको मिसाइल मारेंगे, यानी वार्निंग दी पहले। किस तरह? इनडायरेक्ट उन्होंने कहा भी हम आपको मारेंगे क्योंकि आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपने जाना नहीं है, वापस आए। अब ये जो सूरत हाल है, इसने आज बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। ये असल में करते क्या है कि जब भी किसी जहाज़ को इन्होंने उड़ाना होता है तो उससे पहले उनको कहते हैं कि आप वहाँ से मुड़े। यानी ये इस तरह नहीं करते कि वहाँ से कोई जहाज़ जा रहा है और उसको कह रहे हैं कि ठीक है हम तुम्हें हिट करने जा रहे हैं। वो फिर भी लिहाज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप यहाँ से नहीं जाएंगे। जब वो नहीं जाते जहाज़ या जो भी सूरत हाल होती है, फिर वो उनको कहते हैं ठीक है, एक दफ़ा कॉल करते हैं, फिर उसके बाद कुछ मिनट्स के बाद दोबारा वार्निंग, फिर दोबारा वार्निंग, फिर उसके बाद हिट करते हैं। अब होता ये है कि अमेरिका को उतनी देर में कॉल आ जाती है उनकी नेवी को कि जी ये फलाना, वो असल में उधर भी राब्ते करते हैं और उनको कहते हैं मारने के लिए आ रहे हैं। अमरीकी बचा नहीं पाते। अब उन्होंने आज अमेरिका पर एंटी शिप मिसाइल दाग दिए हैं और अमेरिका की चीखें निकल गई थी उन मिसाइलों को देखकर कि ये सूरत हाल कितनी ज़्यादा खतरनाक हो गई है। यानी आज सोच लें हमारे लिए कितना बड़ा ये सबक है कि दुनिया जिसकी सुपर पावर, यानी ये अमेरिका बहुत बड़ी सुपर पावर है, वो जी उनसे डरना चाहिए। उनके जो बंदे हैं वो तो हुकूमतें गिरा देते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए, वो उनको मारने से पहले उनको वार्निंग दे रहे हैं कि ये हम आपको कह रहे हैं कि ये यमनी फोर्सेस हैं, आप वहाँ से वापस आ जाएं, हम आप पर मिसाइल मारने लगे और उसके बाद सारी जिम्मेदारी होगी। ये तो एक दो दफ़ा सूरत हाल है। जो तीसरी कॉल होती है उसमें तो क्लियरली कह देते हैं कि ठीक है फिर हम आप पर हमला करेंगे, आपकी जिम्मेदारी होगी। उतनी देर में तो ये मामला होता है कि वो सारे अमेरिका और बाकी ताकतों को कह रहे होते हैं बचाओ बचाओ, वो आगे से चीख रहे होते हैं कि हमें वार्निंग आ रही है, सारा कुछ हो रहा है। अब ये सारी सूरत हाल पहली मरतबा दुनिया के सामने आ गई। अब हो ये रहा है कि अमेरिका को इस बात का अभी तक शदीद गुस्सा है कि यमन इस लेवल पर कैसे पहुंच गया है। आप जानते हैं कि पिछले 48 घंटों के अंदर अमेरिका में पैनिक इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि उन पर इतना प्रेशर है कि आप यमन पर जाकर एक बड़ी जंग का आगाज़ करें। वो कह रहे हैं कि हमें ख़तरा इस बात का सबसे बड़ा ये है कि यमन के पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो सकती है जिससे वो हमारे जहाज़ों को गिरा दें, हमारा नुकसान कर दे, और हम उसके लिए प्रीपेयर नहीं है, ना हमारे पास कोई इंटेलिजेंस मालूमात है कि ये कैसे होता है। दूसरी जानिब आप ये देखिए अब इंटरनेशनल प्रेशर कैसे बढ़ने लगा है। जुमे वाले दिन एक बहुत बड़ा फैसला आने वाला है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से, और गालिबन उम्मीद ये है कि उस फैसले के अंदर, क्योंकि केस तो बड़ा आला लड़ा था, बहुत ही आला साउथ अफ्रीका की टीम ने लड़ा था, मजा आया था। उस केस को लड़ने के बाद अब फैसला ये आने वाला है सबसे बड़ा कि वो इजराइल को जंग बंदी के लिए कह देंगे। जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से फैसला आ जाएगा तो जो धज्जियां इजराइल की उड़ाई जाएंगी वो देखने वाली होंगी। सवाल यहाँ पर यह पैदा होगा इंटरनेशनल सतह पर कि उसके बाद अमेरिका कोई जवाब नहीं रखेगा कि वो यमन या फलाने किसी के खिलाफ लड़े, क्योंकि उन्होंने अभी तक ये बात दुनिया को कही है कि देखिए ना तो हम रशिया के जहाज़ों को मार रहे हैं, ना हम चाइना के जहाज़ों को मार रहे हैं, ना किसी और के। जो बंदा इसराइल के लिए माल नहीं लेकर जा रहा हम उसको मार ही नहीं रहे। इवन कि सिंगापुर से लेकर मलेशिया बड़ी बड़ी कंपनीज के जा रहे हैं जहाज़ और उनको नहीं दे रहे, कोई वार्निंग नहीं दे रहे, ना कुछ कह रहे हैं, वो उनको जाने दे रहे हैं। इनको वो नहीं छोड़े, वो कह रहे हैं कि तुमने बस इसराइल माल नहीं भेजना, इतना शौक है तुम्हें तो उसको को जंग बंदी करें।
अब जब ये फैसला आ जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट से तो उसके बाद अमेरिका के पैरों तले जमीन निकल जाएगी कि हम क्या करें। देखिए, दूसरी जानिब सबसे बड़ा मसला ये अमेरिका के लिए हुआ है कि अमेरिका फसाद से बाज नहीं आ रहा। ये शाम से तो निकल रहे हैं लेकिन वहाँ पर ये बहुत बड़ी लड़ाई क्रिएट करके जा रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो ये जंग जीत नहीं रहे, जो मर्जी हो जाए जंग नहीं जीत रहे। और उसके बाद यमन से लड़ाई का इनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि वो किस तरह की उनके पास कैपेसिटी होगी, लड़ाई लड़ने की उनकी ताकत क्या है, चीज़ें क्या है, ये अभी तक उनको नहीं पता। कतर, अब आप ये देखिए, उन्होंने नेतन्याहू को कहा है कि असल फसाद की जड़ ये नेतन्याहू है जो पूरे खित्ते को राख का ढेर बनाने के लिए तैयार है। और आप सोचें कि सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि अमेरिका की जो ताकत है, अब उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया है कि बड़ी बड़ी जो शिपिंग कंपनीज हैं उन्होंने अमेरिका के जो जहाज़ है वो इस्तेमाल करने बंद कर दिए। ये इतना बड़ा झटका है अमेरिका के लिए कि अमेरिका का तो तूती बोलता होता था, अब उन्होंने कहा जी अमेरिका के जहाज़ हमने इस्तेमाल नहीं करने कि किसी भी वक्त हमला हो जाए। बड़ी बड़ी कंपनीज है इसराइल में अपने ऑर्डर देना बंद कर दिए। अब असल में अगला टारगेट ये कर रहे हैं कि इसराइल की तीनों पोर्ट्स को उड़ाना है जहां से उनको सामान नहीं जा रहा। आपने एक चीज़ गौर की है, गौर कीजिए, पिछले काफ़ी दिनों से आप दो चीज़ें गौर कर रहे होंगे कि इसराइल की हिजबुल्लाह के साथ वो जो लड़ाई है वो कम हुई है, और आप एक और भी चीज़ गौर कर रहे होंगे कि अमेरिका भी अब यमन के खिलाफ कोई काम नहीं करा, वो इनको मार रहे हैं, वार्निंग जारी करें, मिसाइल करें, सब कुछ करें, इनकी जरूरत नहीं है आगे से करने की क्योंकि ये आगे रिलेक्टेड है। अब असल में एक और भी कहानी अमेरिका के लिए बन सकती है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जब फैसला आए, बज़ाहिर वो कहे अमेरिका उसको कि जी हम मजम्मत करते हैं, फलाना करते हैं, लेकिन उसकी आड़ के अंदर वो कह दे कि चूंकि अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से फैसला आ गया है तो मानना तो पड़ेगा और इसराइल को रोकना पड़ेगा। इसराइल को सबसे बड़ा ये झटका ये लगा हुआ है कि अगर हमें यहाँ पर जंग रोकनी पड़ेगी किसी भी वजह से, तो फिर अगला जो लेवल है वो बड़ा खतरनाक है। उनको ये रिपोर्ट्स मिली है, इंटेलिजेंस मालूमात मिली है कि हमास ने इसके बाद इसराइल का जो इलाका है जो उन्होंने छीना हुआ है, यानी फ़लस्तीनियों से छीना है और वो आज इसराइल है, उसको वापस लेने के लिए एक तहरीक शुरू करनी है। इस चक्कर के अंदर अब ये काम करें जो वेस्ट बैंक वाली साइड है, यानी मस्जिद अक्सा वाली साइड है, यहाँ पर इन्होंने प्लान किया है कि हमने ग्रैंड ऑपरेशन शुरू करना है कि लड़ाई को बढ़ाना है। अब वो ये सोच रहे हैं कि एक दफ़ा अगर हमारे मामलात ख़राब हो गए, जंग रुक गई, तो सारी ज़िंदगी हमें दोबारा मौका नहीं मिलेगा कि हम गज़ा या कोई और, क्योंकि वो कहते हैं 2000 साल के बाद हम दोबारा उन जगहों पर, यानी कुछ इलाके गज़ा के जहाँ पर इनकी फ़ौज है, वो कहते हैं 2000 साल के बाद हम यहाँ गए हैं। इनकी जो वहाँ की कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं, यानी जो रियल स्टेट और कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं, उन्होंने काम ये किया है कि उन्होंने इश्तिहारात देने शुरू कर दिए कि हम गज़ा को पूरा यानी ख़त्म करके यहाँ पर एक फ्यूचरिस्टिक सिटी बनाएंगे, यहाँ सड़कें नहीं होंगी, यहाँ टैक्सियाँ उड़ा करेंगी, यानी जो आज से 100, 200, 300 साल बाद दुनिया ने बदल जाना है हम आपको अभी से बना कर देंगे। उसके अलावा रोबोट यहाँ पर चला करेंगे, यहाँ पर वर्कर्स नहीं होंगे, हम आपको एक ऐसा शाहकार देंगे जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। ये उसका वो प्लान करें। अब वो ये सोचते हैं कि अगर हमारे पास ये मामला नहीं आया, उधर शाम के अंदर अमेरिका की फ़ौज निकल रही है और उसके बाद वहाँ पर रशिया और ईरान जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही। वो कह रहे हैं अगर ये ना हुआ तो हमारा तो सारे का सारा जो ग्रैंड प्लान है वो पूरी तरह तबाह बर्बाद हो जाएगा। उधर से इसराइल के अंदर अवाम सड़कों पर निकली हुई है, नेतन्याहू के वो गिरे बानों तक जा रही है। इस सारे मामले के अंदर अमेरिका, यमन और ये सारे मामले उलझते जा रहे हैं। यमन ने एक और स्ट्रेटजी अपनाई है जो अमेरिका के लिए बड़ी परेशान कुन है कि वो असल में अमेरिका को ट्रैप कर रहे हैं, उकसा रहे हैं कि आप हम पर हमला करें, आप हम पर हमला करें, हम आपके शिप्स को तबाह करेंगे। वो असल में चाह रहे हैं कि अमेरिका, देखिए अभी तक अमेरिका ने जो इतना बड़ा हमला नहीं किया, उसको क्या मसला है, वो अपनी नेवी क्यों नहीं लेकर जाता, जाकर हमला कर देना, वहाँ से सारा कुछ कर दे। वो असल में कह रहे हैं कि यमन के पास ऐसे मिसाइल हैं कि अगर उन्होंने हमारे सिस्टम पर मार दिए जो डिटेक्ट नहीं होंगे तो हमारे डिस्ट्रॉयर तबाह हो जाएंगे, और हमारे डिस्ट्रॉयर तबाह हो जाएंगे जिसकी वजह से हम लड़ने के काबिल नहीं रहेंगे। अब एक चीज़ याद रखिएगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से जो फैसला आना है उसमें अगर ये फैसला इसराइल के खिलाफ आता तो बड़ी ज़बरदस्त बात होगी, और अगर इन जजेस ने कोई 2 नंबरी या रंगबाजी करने की कोशिश की तो फिर याद रखिएगा
ये पूरी दुनिया का निज़ाम भी धर्म भरम हो जाएगा। फिर आज के बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। पूरी दुनिया ने लाइव, सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह कार्रवाई चल रही थी, आर्गुमेंट्स क्या थे। सारी दुनिया ने देखा कि इजराइल के आर्गुमेंट्स थे ही नहीं, उनमें कोई जान ही नहीं थी। आप सोचे जरा, आपने जस्टिफाई ही नहीं कर सके कि हमने 24,000 बंदा उनका कैसा मार दिया। अब इस सारे मामले पर वो कहेंगे, अगर ये फैसले में ये आ गया कि जंग बंदी हो और वो मुल्क भी जिम्मेदार होंगे, क्योंकि उसमें प्ली रखी गई थी कि अमेरिका हथियार दे रहा है, कि वो मुल्क भी जिम्मेदार होंगे जो इनको हथियार दे रहे, चीज़ें दे रहे। और अगर यहाँ से वॉर क्राइम्स नेतन्याहू के खिलाफ इस्टेब्लिश हो गए, आप ये समझ लीजिएगा कि लॉटरी निकल आएगी। और उसके बाद इसराइल इतना पैनिक में आ जाएगा कि अमेरिका को समझ आएगी कि करना क्या। और यही वो जगह होगी जहाँ पर ये कोई बड़ी मिस्टेक करेंगे। लेट से अगर चले मिसाल लेते हैं, ये खड़े हो जाते हैं और ये कहते हैं कि जी हमने नहीं मानना फैसला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, तो फिर क्या होगा? क्योंकि आप अगर आलमी अदालत का फैसला नहीं मानेंगे तो फिर इसका मतलब है कि वो आपके खिलाफ और बहुत सारे इक़दाम हो सकते हैं। अब ये वो असल में मसला है। असल में बात ये है कि ये खड़े हैं एक ही बात पर। वो कहते थे हमने जंग बंदी नहीं करनी, यानी जंग बंदी नहीं करनी। दूसरी वो एक और कंडीशन उन्होंने रखी है कि हमने फ़लस्तीनियों को यहाँ रहने नहीं देना। ये असल वो बात है जिसके ऊपर ये लड़ाई जो है वो पूरी दुनिया में फैलने जा रही है। अगर ये फैसला यहाँ पर आ जाता है इजराइल के खिलाफ और इसराइल ने जंग बंदी कर दी, देखिए 2 महीने के लिए तो वो तैयार है। 2 महीने तो उसने कहा है हमास को कि मैं जंग बंदी करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा नहीं। अब सोचे जरा, हमास ने यहाँ पर अगर फतह हासिल कर ली तो वेस्ट बैंक वाली साइड पर भी हमास इलेक्शन जीत जाएगी, यहाँ भी जीतेगी, वहाँ भी जीतेगी। और यहाँ पर जो फिर आकर चाइना और रशिया यहाँ बनाएंगे और दुनिया भर की अंदर मुसलमान भी यहाँ पर आएंगे। और देखिए गजा तो हो गया अब पूरी तरह तबाह। अब इसके बाद जब गजा को दोबारा रीबिल्ड किया जाएगा तो फिर तो इसराइल को कोई इजाज़त नहीं होगी ना कि दोबारा जंग छेड़ने की या वो वहाँ पर ये करे। तो इसराइल के लिए तबाहकुन सूरत हाल ये है कि दुनिया की बड़ी कंपनीज आ जाएंगी। हमने तो इश्तेहार ये दिए थे कि हम आपको बीच के ऊपर फ्लैट्स देंगे, हम आपको विलास देंगे, स्काई विलास का कॉन्सेप्ट। कि अब देखिए दुनिया में जो एक कॉन्सेप्ट है स्काई विलास का, यानी आप एक बहुत बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, उसी के अंदर विलास हैं। आपका हर विला के अंदर एक प्राइवेट बीच होता है, अपार्टमेंट जो है उसमें प्राइवेट बीच होगा। ये इस तरह की वो सारी सूरत हाल बता रहे हैं। तो आप बताएं कि इस तरह के मामला जो है वो इसराइल पूरी दुनिया को बता रहा है कि हम आपको ये करके देंगे, हम आपको वो करके देंगे, तो ये कैसे मैनेज करेंगे? इसराइल का अपना जो वजूद है वो बरकरार रखना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये असल में वेस्ट बैंक वाली साइड यानी मस्जिद अक्सा वाली साइड पर इन्होंने एंटी टैंक जो मिसाइल है ये असल में इन्होंने मारने का प्लान वहां पर किया है। देखिए अगर तो यहाँ से इनको जंग बंदी करते हैं जो कि नामुमकिन नजर आ रही है, तो वेस्ट बैंक के अंदर भी हमास जीत जाएगी। और वो जब जीतेंगे तो यहाँ पर इसके बाद और भी एग्रीमेंट्स होंगे। फिर ये होगा कि गजा का कॉरिडोर बनाया जाए कि वेस्ट बैंक में वो आए और यहाँ पर जाए। इसराइल को आप अंदाजा नहीं कर सकते कि कितनी बड़ी चोट लगेगी। फिर यमन की ताकत सोचे, जब जंग बंदी लट से होती है जो कि होनी नहीं है, इसराइल के खिलाफ होगा, तो यमन के अंदर अमेरिका की तो ताकत खत्म हो जाएगी। मिडिल ईस्ट में फिर एक और प्लान शुरू हो जाएगा। वो प्लान ये शुरू होगा कि अमेरिका को निकालो। ये असल में इसराइल के खिलाफ ये प्लान शुरू करेंगे रशिया, और रशिया के साथ चाइना। आप सोचिए अमेरिका मिडिल ईस्ट में आया क्यों था? रशिया के लिए आया था। क्या अमेरिका आया था चाइना के लिए? नहीं, वो आया था इसराइल की हिफाजत के लिए। अब शाम से वो निकल रहा है, आप देखिएगा वहां पर वो बर्बादी करेंगे और वहां पर उन्हें दाइश और पता नहीं क्या कुछ करना है। फिर आगे बढ़ते बढ़ते सूरत हाल ही आगे चलेगी। सो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इस वक्त इसराइल का जो पलड़ा है वो काफ़ी हद तक वीक हो चुका हुआ है। और आने वाले वक्त के अंदर आपको हालात भी इंडिकेट करते हुए नजर आएंगे कि इसराइल के लिए प्रॉब्लम बड़ी हो रही है। अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यह बात कर दी कि हथियार नहीं दिए जाएं तो बस आप समझ लें कि इसराइल फारिग हो जाएगा। अफसोस का मकाम यह है कि 57 इस्लामिक मुल्क थे, कोई नहीं गया केस लेकर। साउथ अफ्रीका गया। क्या लगता है साउथ अफ्रीका वो केस लेकर गया वहां पर जाकर बातचीत जारी है। और जो दलाइल उन्होंने वहां पर दिए वो आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। वो इतने स्ट्रॉन्ग दलाइल थे कि अगर केस में जरा सा भी इन्होंने हेर बेर करने की कोशिश की, कि 2 नंबरी करने की कोशिश की, तो दुनिया इनको छोड़ेगी नहीं। ये 2024 का दौर है जहां पर इसराइल 75 साल जुल्म करता रहा और आप इंटरनेशनल मीडिया पर देखें वो इसराइल को मासूम साबित करते रहे। आपके घर में कोई जमीन चोरी करे तो आप उसी को कहते हीरो है,
लेकिन सोशल मीडिया की वजह से इसराइल की फौज की कमजोरियां सामने आई, कैसे वो रो रहे हैं, इसराइली फौज कितनी कमजोर निकली है, कैसे उनके मामलात हैं, वो सारा कुछ हमने देख लिया। सो आने वाले वक्त के अंदर हालात बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि अमेरिका यमन के सामने नहीं खड़ा हो सकता, यमन बाकी ममालिक के ऊपर हावी है। और सोचो जरा कि अमेरिका आज से चंद साल के बाद कहां पर खड़ा होगा और यमन कितनी बड़ी ताकत होगी कि आज वो इनको गले से पकड़कर कह रहा है कि तुम्हारी जिम्मेदारी होगी अगर तुमने यहां से शिप नहीं मोड़ा। ये वो अमेरिका था जो अगर अपने छोटे सेक्रेटरी से किसी मुल्क के अंदर को लेटर भेज देता तो हुकूमतें गिर जाती थी। तो आज अमेरिका की हालत ये है, उसको कह रहे हैं हम तबाह करने वाले, निकलो यहां से वरना हम तुम्हारा हशा नशर कर देंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।